नमस्कार। संस्कृति वो धागा है जो हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को जोड़ते हैं। और भारत की समृद्ध संस्कृति तो विविधता में एकता का एक बेहद सशक्त उदाहरण है। और इसीलिए हफ्ते दर हफ्ते हम हाजिर होते हैं आपके समक्ष रंग तरंग लेके। रंग तरंग यानी कि भारत की समृद्ध कलाओं का एक बेहद खूबसूरत चित्रण। मैं हूं जया सिन्हा और आज का अंक बेहद खास है, क्योंकि आज के कार्यक्रम में हम महसूस करेंगे कि कैसे भारतीय संस्कृति, विरासत और परंपराओं की झलक वैश्विक मंच पर नजर आ रही है। मुलाकात उन कला साधकों से जो भारतीय कलाओं को, भारतीय संस्कृति को आज वैश्विक मंच पर लेके जा रहे हैं। और भी होगा बहुत कुछ खास, तो देर कैसी, शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। आइए रुक करते हैं साहित्य जगत का। गुरबानी और श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन क्या आपको निरोग रख सकता है? कभी सोचा है इस विषय में? अगर नहीं तो ये पुस्तक आपके लिए है। निरोगता के सूत्र। आपको इस पुस्तक के विमोचन में लिए चलते हैं। इसे लिखा है डॉक्टर श्यामलाल कठपालिया ने। 85 वर्ष के हैं डॉक्टर साहब और अब अपने अध्ययन को, अपनी साधना को इस पुस्तक के माध्यम से युवा पीढ़ी को सौंप रहे हैं। नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के स्पीकर हॉल में 5 जून की शाम साहित्य, कला और बौद्धिक जगत की प्रतिष्ठित हस्तियों की उपस्थिति में डॉक्टर श्यामलाल कठपालिया द्वारा लिखित पुस्तक निरोगता के सूत्र का भव्य विमोचन किया गया। निरोगता के सूत्र बेहतर स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक जागरूकता के माध्यम से जीवन में निरोगता प्राप्त करने के मार्ग सुझाती है। स्वास्थ्य, आध्यात्म और जीवन मूल्यों को एक सूत्र में पिरोती निरोगता के सूत्र पाठकों को आत्मिक उन्नति और निरोग जीवन की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करने वाली एक महत्वपूर्ण कृति के रूप में सामने आई है। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर दधीची देहदान समिति के संस्थापक एवं संरक्षक आलोक कुमार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर इंद्रेश कुमार तथा आध्यात्मिक गुरु बाबा भूपेंद्र सिंह पटियाला विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। ये पुस्तक गुरबाणी और श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षाओं से प्रेरित है। इसमें आध्यात्मिक ज्ञान को दैनिक जीवन से जोड़ते हुए स्वस्थ, संतुलित और निरोग जीवन के मूल सिद्धांतों को सरल और सहज भाषा में प्रस्तुत किया गया है। पुस्तक में गुरुवाणी और गीता के चुनिंदा श्लोकों के व्यवहारिक पक्ष की व्याख्या की गई है, जिससे पाठकों को आध्यात्मिक मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा मिलती है। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने पुस्तक की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये कृति समाज को स्वस्थ और सकारात्मक जीवन की दिशा में प्रेरित करने का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकती है। साथ ही उन्होंने युवा पीढ़ी को भारतीय ज्ञान परंपरा और आध्यात्मिक मूल्यों से जोड़ने की आवश्यकता पर भी बल दिया। रंग तरंग, डीडी न्यूज। भारत का लोक संगीत आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बेहद लोकप्रिय है। और कभी कभी कोई गीत इतना ज़्यादा दिल को छू जाता है कि वो इतिहास रच देता है। पधारो मारे देश, राजस्थान का ये लोकगीत आज राजस्थान की सीमाओं से निकलकर पूरे विश्व में गूंज रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा के दौरान भी इस गीत की गूंज सुनाई दी। क्या है इसका इतिहास, कैसे रचा गया है? आइए आपको ले चलते हैं राजधानी दिल्ली में आयोजित एक बेहद खास शाम में, जो समर्पित रही इस गीत को। राजस्थान की समृद्ध लोक सांस्कृतिक विरासत को समर्पित एक विशेष आयोजन राजधानी दिल्ली में देखने को मिला। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में अर्पण फाउंडेशन द्वारा आयोजित पधारो मारे देश रिविजिटिंग द सॉन्ग एंड द स्लोगन कार्यक्रम में संस्कृति, कला और पर्यटन जगत की कई प्रतिष्ठित हस्तियां शामिल हुई।
कार्यक्रम का केंद्र रहा राजस्थान का लोकप्रिय सांस्कृतिक गीत पधारो मारे देश। ये गीत हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा के दौरान हेग में आयोजित स्वागत समारोह में गूंजा था और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अपनी विशेष पहचान बनाई है इस गीत ने। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। माननीय प्रधानमंत्री महोदय अभी जब नीदरलैंड्स गए तो इस गाने से उनका स्वागत किया गया और आपने देखा होगा उसमें माननीय प्रधानमंत्री महोदय ताल भी दे रहे थे। तो हमारी राजस्थान की संस्कृति को पूरे विश्व में पधारो हमारे देश की पहचान है और भारत सरकार ने पर्यटन मंत्रालय ने कार्यक्रम लॉन्च किया है, देखो अपना देश। तो पधारो हमारे देश से देखो अपना देश, यानी राजस्थान एक सांस्कृतिक पर्यटन का वर्ल्ड का माना हुआ सेंटर है। कार्यक्रम में पधारो मारे देश की यात्रा को भी याद किया गया, जिसने एक पर्यटन गीत से आगे बढ़कर राजस्थान की वैश्विक सांस्कृतिक पहचान का रूप ले लिया है। इस ऐतिहासिक गीत परियोजना की परिकल्पना करने वाली दिवंगत गौरी आर यादव डकर को इस मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आओ जी पधारो हमारे देश जी, आओ जी पधारो हमारे देश जी। कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण अर्पण म्यूजिक लैब से जुड़े मांगणियार और लंगा समुदाय के युवा कलाकारों की लोक संगीत प्रस्तुतियां भी रहीं, जिन्होंने दर्शकों को राजस्थान की लोक धुनों से मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं प्रसिद्ध कला संग्राहक और फोटोग्राफर सुधीर कसलीवाल ने अपनी तस्वीरों के माध्यम से राजस्थान की संस्कृति, परंपराओं और प्राकृतिक सौंदर्य की अनूठी झलक पेश की। संगीत, संस्कृति और विरासत के इस उत्सव के साथ कार्यक्रम का समापन युवा लोक कलाकारों को प्रोत्साहन देने और राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के संकल्प के साथ हुआ। रंग तरंग, टीडी न्यूज। भारतीय कारीगरी, भारतीय कपड़ा, भारतीय परिधान आज वैश्विक मंच पर बहुत ही मजबूती से अपनी पहचान बना रहा है, क्योंकि ये जाने जाते हैं अपनी शुद्धता के लिए, अपनी समृद्ध विरासत के लिए, अपनी जटिलता के लिए। आपको लिए चलते हैं फ्रांस, जहां पर मशहूर फैशन डिजाइनर सामंत चौहान ने भागलपुरी सिल्क से बने अपने नए कुचोर कलेक्शन को प्रस्तुत किया और विदेशी दर्शकों को खासा आकर्षित किया। हाल ही में ग्लोबल फैशन मंच पर भारत की समृद्ध विरासत का खास जलवा देखने को मिला। प्रसिद्ध भारतीय डिजाइनर सामंत चौहान ने लॉस एंजलिस फैशन क्लोजेट के तहत अपना शानदार ब्राइडल और लग्जरी फैशन शो प्रस्तुत किया। उनका ये नया कलेक्शन ब्राइडल कुचोर पर आधारित था, जिसे सॉफ्ट, ड्रीमी और ऑल व्हाइट यानी कि सफेद और सिल्वर रंगों के मॉडर्न सिल्हूएट्स थीम के साथ प्रस्तुत किया गया। उनके परिधानों में भागलपुरी रेशम, सूती और रेशमी कपड़ों का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया, जिसमें उनकी सिग्नेचर जटिल हाथ की कढ़ाई देखने को मिली। भागलपुरी सिल्क से तैयार इस कलेक्शन में पारंपरिक भारतीय टेक्सटाइल से बने मॉडर्न ब्राइडल कुचोर कलेक्शन ने विदेशी दर्शकों को खासा आकर्षित किया। इस शो का निर्देशन किया प्रसिद्ध शो डायरेक्टर लीजा वर्मा ने।
कांस मुझे बहुत फैसिनेट 10 साल से कर रहा है। मैंने आईफिल टावर में एक शो किया था, उसके बाद से मुझे कांस फैसिनेट। अब मुझे लगता है कांस ऐसा जगह है जहाँ पे इंडियन डिज़ाइनर्स की प्लेटफॉर्म बहुत आगे बढ़ता है, बिकॉज इस पूरा ग्लैमर सिटी है, यहाँ पे सारे इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, सारे हॉलीवुड बॉलीवुड आते हैं, एंड आर पब्लिसिटी इज ऑल बाय सेलिब्रिटीज़। सो व्हेन टू डू अ शो विद सो मेनी सेलिब्रिटीज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, दैट रिचेस्ट पीपल विच इज देयर मार्केट, एट द एंड ऑफ द डे मैं कोई डिज़ाइनर काम करेगा, उनको कमाना है, आगे जाके उनको सामान बेचना है। कांस इज़ द बेस्ट प्लेस, बिकॉज यहीं पे उनका सामान दिखेगा, जो उनका वायरल होगा, तभी तो उनका सामान वर्ल्ड वाइड जाएगा। मेरी विजन ही ये है कि मैं इंडियन फैशन और इंडियन यंग टैलेंट को ग्लोबल लेके जाऊँ। भारतीय हस्तकला, विरासत और टेक्सटाइल की खूबसूरती एक बार फिर ग्लोबल मंच पर चमकती नजर आई। ऐसे में हमने की खास मुलाकात फैशन डिजाइनर सामंत चौहान से। कान में फिल्म और फैशन का बहुत ही ज़बरदस्त संगम देखने को मिल रहा है और मेरे साथ है मशहूर डिज़ाइनर सामंत चौहान, जो जाने जाते हैं भारतीय परिधानों को, भारतीय कारीगरी को वैश्विक मंच पर लाने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़ पर। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, बेहद खूबसूरत और बहुत ही खूबसूरती के साथ जो भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति का हमने ये संगम देखा, इंडो वेस्टर्न, कैसे आपने कॉन्सेप्शलाइज किया अपने इस पूरे शो? वही आइडिया था, फैब्रिक इंडियन होना चाहिए और सिल्वेट जो वेस्टर्न जो हमसे खरीदते हैं या हम उनको बेच पाएँ, सो दैट वाज द आइडिया। एंड समन कहते हैं कि हर गारमेंट एक कहानी सुनाता है, ऐसा आप क्यों कहते हैं? बिकॉज लाइक एवरी आर्टिस्ट वी ऑल्सो थिंक दैट वी आर आर्टिस्ट एंड वी टेल आवर स्टोरी थ्रू गारमेंट। तो हमारे लिए वही इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी स्टोरी को कैसे प्रेजेंट करते हैं और हमारा कैनवस ही गारमेंट ही है। सामंत इसलिए भी जाने जाते हैं आप क्योंकि भागलपुरी सिल्क को आप वैश्विक मंच पर लेकर आए और जिस तरह से भारतीय सिल्क को आज लोकप्रियता मिल रही है, कहीं ना कहीं उसका श्रेय आपको जाता है। कैसे शुरुआत हुई और सिल्क और आपके बीच के इस रिश्ते की? कॉलेज में जब था मैं, तो मुझे लगता था कि जो हम लोग सिल्क बना रहे हैं भागलपुर में वो बहुत ही यूनिक है, बट एवरीवन यूज्ड टू से कि ये टसर है, ये रॉ सिल्क है, तो अवेयरनेस काफ़ी कम थी। सो वो चैलेंज को मैंने लिया कि अगर बैंगलोर सिल्क को बैंगलोर बोलते हैं, मैसूर से जो सिल्क आता है उसको मैसूर बोलते हैं, कांजीवरम से जो सिल्क आ रहा है उसको कांजीवरम सिल्क बोलता है, जो भागलपुर में सिल्क बन रहा है उसको भागलपुर सिल्क क्यों नहीं बोलते? सो वो जिद थी और उसके बाद मैंने उसी पे काम करना शुरू किया और आज भागलपुर सिल्क को जियो टैग मिला है एंड हाँ GI टैग मिला है। तो बट विदेशी खरीदार कितना ज़्यादा रुचि दिखाते हैं भारतीय डिज़ाइंस में, भारतीय परिधान में या भारतीय सिल्क में? आई थिंक ये AI के एज में एवरीवन वांट टू गो बैक टू हैंडमेड, हैंड वोवन और नेचुरल ऑर्गेनिक। सो बहुत बड़ा मार्केट है और इंडिया में हम लोग कई सालों से ये चीज़ें को बना रहे हैं, तो जस्ट हमें प्रमोट, सही प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करने की ज़रूरत है। हाथ से बना हुआ सिल्क, हाथ से बनी हुई परिधान, कैसे आपको लगता है कि जैसे प्रधानमंत्री ने नारा दिया वोकल फॉर लोकल और अब ग्लोबल, कैसे आप और कुछ उसमें कोशिश की जा सकती है कि हमारे बुनकरों को वैश्विक मंच पर एक मौका मिले? हमारा काम यही है कि हम नए से नए डिज़ाइन बनाएं और जो भी हैंड वोवन फैब्रिक पे पॉसिबिलिटीज़ है हम उसको करें। वेस्टर्न गाउन हमेशा ही टाफ्टा और बाहर के फैब्रिक से बनाते हैं, बट मैंने जो ये कलेक्शन बनाया है पूरा इंडियन फैब्रिक पे था और इंडिया में बना हुआ फैब्रिक था, तो वो चैलेंजिंग था। कान में भारतीय सिल्क को प्रेजेंट करना ये कितनी मज़े की बात है, किस तरह से यहाँ पे आपको रिस्पांस मिलता है, जो कि कान जाना जाता है दुनिया के सबसे लग्जरी फैशन ब्रांड्स को प्रेजेंट करने के लिए, और यहाँ पे सामंत चौहान एक भारतीय डिज़ाइनर भागलपुरी सिल्क लेकर आ रहे हैं और भारतीय कारीगरी को पेश कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा था, आपने देखा अभी शो में एवरीवन वाज क्लैपिंग एंड दे आर वेरी एक्साइटेड। सो काफ़ी अच्छा लगता है जब अप्रिशिएट करते हैं और उनके लिए भी एक नई चीज़ें हैं। तो एंड लोग ब्रांड से ज़्यादा आप कुछ एक्सक्लूसिव, कुछ यूनिक, कुछ डिफरेंट पहनना चाहते हैं। सो आई थिंक हम लोग बहुत ही सही टाइम पे हैं जब ग्लोबल फैशन को हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए समन। यकीनन इन लग्जरी ब्रांड्स के बीच भारतीय डिज़ाइंस और भारतीय सिल्क यकीनन अपनी जगह बना रहे हैं। हाथ से बने हुए ये परिधान भारतीय कारीगरी, भारतीय कलाकारों और भारतीय बुनकरों को आज वैश्विक मंच पर ना सिर्फ एक बाजार दे रहे हैं बल्कि पहचान भी दे रहे हैं।
और अब बारी हमारे आज के खास मेहमान की। आज हमारे साथ एक ऐसी कलाकार जुड़ रही हैं जो अपनी कला के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत की विलुप्त होती कला को न सिर्फ संरक्षित कर रही है बल्कि उन कारीगरों को वो सम्मान देने का प्रयास कर रही हैं जिसके वो हकदार हैं। आइए करते हैं खास मुलाकात राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री एमी बरुआ से। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और अंतरंग के इस खास अंक में आप सभी का बहुत स्वागत है। खास इसलिए क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी खास मेहमान जुड़ रही हैं जिन्होंने ना सिर्फ सिनेमा के क्षेत्र में भारत का नाम ऊंचा किया है बल्कि एक और मकसद के साथ आज वो आगे बढ़ रही हैं। आइए स्वागत करते हैं एमी बरुआ का। 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता एमी बरुआ आज असम के बुनकरों को, असम की कारीगरी को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लेकर आप पहुंची हैं। सबसे पहला सवाल आपसे यही, जिस तरह से कान के रेड कार्पेट पर इस बार दुनिया के सबसे शीर्ष डिज़ाइनरों की जगह असम की कारीगरी और बुनकरों की मेहनत चमकती नजर आई, कैसे आपको ये ख्याल आया कि ये अब ज़रूरी है कि भारत की कला को भी वैश्विक मंच पर आने का मौका मिले? जब से मैं फिल्म से जुड़ी हुई हूँ, मेरा हमेशा से ये मन था कि कभी कैन के रेड कार्पेट में मैं भी चलूँ। और जिस दिन पहली बार मुझे मौका मिला तो मुझे मन में ये ख्याल आया कि मैं पहनूंगी क्या। और क्योंकि तब तक मैंने यही देखा था कि दुनिया के सबसे बड़े बड़े डिज़ाइनर की महंगे से महंगे कपड़े पहनकर हर कोई रेड कार्पेट में वॉक करता है, लेकिन मेरा मकसद रेड कार्पेट में महंगे कपड़े पहनकर वॉक करना नहीं था। मुझे लगा कि मेरे लिए सबसे महंगा और खूबसूरत कपड़ा है मेरा चादर मेखला, जो मेरा ट्रेडिशनल अटायर है। तो मैंने पहली बार वही पहना, चादर मेखला मुगा का। और लास्ट 4 इयर्स मैं चादर मेखला ही पहन के आ रही थी। कभी मैं मुगा का पहनती थी, कभी पाट का। वो सारे कपड़ा हमारे बुनकर जो है असम की, वो खुद अपने हाथों से बनाते हैं। और वो सब देखने के बाद असम के लोगों ने काफ़ी सराहा मुझे, जो बहुत अच्छा लगा। और असम के बुनकरों को बहुत उत्साह मिला कि हमारे कपड़े भी रेड कार्पेट में जा सकते हैं। तो इस बार मैंने सोचा कि हमारा तो चादर मेखला मैंने पहना है, और क्या पहन सकते हैं। और आप तो जानते हो कि असम में बहुत सारे ट्राइब्स है, कलरफुल ट्राइब्स, और उनके हर ट्राइब्स के अलग अलग अटायर्स होता है। तो मैंने इस बार कार्बी ट्रेडिशनल अटायर चूज़ किया। और कार्बी एक ड्रेस ढूंढते ढूंढते मैं कार्बी आंगलोंग पहुंच गई थी। वहाँ पे मुझे एक लेडी के बारे में पता चला, वो बहुत अच्छा बुनकर करते हैं, मतलब वीवर्स है। तो उनके घर जब पहुँचा तब मुझे पता चला, उन्होंने बोला कि मैं बहुत सालों से ये कपड़ा ही बनाने का काम कर रही हूँ, लेकिन आजकल धीरे धीरे मैं छोड़ने वाली हूँ। तो मैंने पूछा कि क्यों? तो उन्होंने बोला कि हमें दिन में 100 रुपया नहीं मिलता है, तो मैं ये काम करके कभी मेरा बीमार भी होता है तो मुझे ट्रीटमेंट के लिए पैसा नहीं है मेरे हाथ में। तो वो इतने सिंपली इतनी खूबसूरत बात कहने लगी। वो बोली कि लाइक आजकल की लड़कियां मोबाइल देखती रहती है, कहाँ ये सब काम करेगी, और हर कोई जीन्स पैंट पहनती है। वो बोलती है कि मैं तो ओल्ड लेडी हूँ, मैं तो नहीं पहनती, मुझे शर्म आती है, लेकिन आजकल लड़कियाँ मेरे कपड़े नहीं पहनते हैं। वो सब सुन के मुझे बहुत ख़राब लगा। और मुझे लगा कि हमें इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, नहीं तो एक दिन ऐसे चलते चलते ये सारा जो इतनी खूबसूरत कारीगरी है कहीं ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल। तो मैंने उनसे कपड़े लिया, और कपड़े लेने के बाद मैंने उनको पूछा कि आपका सबसे बड़ा ड्रीम क्या है। तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर महीने में मुझे 5-6,000 मिल जाएगा कोई महीने, मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना है। बिल्कुल। तो मैं इतना इमोशनल हो गई वो सुन के। फिर उनको पूछा कि आपने कभी कैन फिल्म फेस्टिवल के बारे में सुना? तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं तो गांव के बाहर कहीं गई ही नहीं। तो ये लोग इतने सिंपल हैं, इसीलिए मैं उनसे एक कपड़ा लेकर आ गई और इस बार रेड कार्पेट में पहना। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया एंड मीडिया ने इतना सारा सपोर्ट दिया मुझे। अभी असम के हर लोग मुझे फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि कहाँ से लिया था ये कपड़ा, इतना खूबसूरत है। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का बहुत ही अहम अंग है ये भारत की जनजातीय संस्कृति और ये कारीगर जो वर्षों से इन बेहद अमृत और बेहद शुद्ध कलाओं के संरक्षण में जुटे हैं। और ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज जो ये कलाएं हैं वो विलुप्ति के कगार पर पहुंच रही हैं, जिसका जिक्र एमी बरुआ ने किया कि कैसे इन कलाओं को प्रोत्साहन मिले और इन्हें एक मंच मिले, ये बेहद ज़रूरी है। एमी, आप ने एक इनिशिएटिव की शुरुआत की है जिससे कि आप इन दूरदराज
के इलाकों में रह रहे हैं इन बुनकरों को, इन कारीगरों को एक मंच दे रही हैं, एक बाजार दे मेरा रही हैं। एक छोटा सा अभी यूनिट मैंने शुरू किया है जहाँ पे 40 वीवर्स, अभी तो छोटा है, लेकिन मैं जहाँ से भी मैं सुनती हूँ कि कोई बंद करने वाले हैं अपना काम कारीगरी, वो बहुत अच्छा बुनकर है, उनको भी वहाँ पे बुलाती हूँ और उनका कारीगरी जो भी है, जो भी बनाते हैं वो अपने हिसाब से उनको जगह मिलेगा। हम लोग हाल बोलते हैं, वीविंग का जो मतलब हाथ से बुनकरी होता है ना, वो सब उनको दिया जाएगा। उनको जो भी मन है वो बना सकती है और उनको एक मार्केट दिया गया है कि वो खुद अपना कपड़ा बना के खुद बेच सके और जो भी पैसा मिलेगा उनको ही मिलेगा। मेरा मन यही है कि असम के जो इतने खूबसूरत ट्रेडिशन है ये कभी बंद ना हो और मेरे जैसे 100 लड़कियां ऐसे कैन की रेड कार्पेट जैसा बड़े बड़े मंच पर नॉर्थ ईस्ट को लाके ऐसा हाथ से बनाया हुआ कपड़ा पहने। पिछले करीबन हम कह सकते हैं 10-11 वर्षों में एक बड़ा बदलाव आया है। पूर्वोत्तर भारत जो कभी थोड़ा दूर हुआ करता था, अब वो उतना दूर नहीं है और बाकी देश के पास आ गया है। वहाँ के युवाओं को मौके मिल रहे हैं, अवसर मिल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है। लास्ट 12-15 ईयर्स से नॉर्थ ईस्ट का रंग ही बदल गया है। 15 साल पहले अगर हम कभी नॉर्थ ईस्ट बोलते थे तो लोग पूछते थे ये कहाँ जगह है, कहाँ पे है, तो हमें बहुत ख़राब लगता था। कोई कोई ऐसे पूछते हो आप लोगों के वहाँ के लोग चाइनीज़ की तरह देखते हैं ना थोड़ा, तो हम बोलते हैं कि हाँ हमारी आँखें ज़रूर छोटे हैं लेकिन हमारा दिल छोटा नहीं है। हमारे आसपास जंगल होता है लेकिन हमारा दिल में जंगल नहीं है, हमारा दिल साफ़ है। लेकिन अभी हमें अच्छा लगता है कि अभी नॉर्थ ईस्ट को हर कोई पहचानते हैं और हर कोई जानना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है कि नॉर्थ ईस्ट कैसे है। मैं हर एक को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप लोगों ने ताजमहल के बारे में सुना है, जयपुर के बारे में शायद सुना है, लेकिन बिलीव मी हमारा जो रंगघर, कारेंघर, तलातल घर है वो सब इक्वली मेस्मराइजिंग है। आप लोग आइए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट बोलने से लोग हमेशा से चाय पत्ती या फिर वन हॉर्न राइनो के बारे में बोलते हैं, लेकिन असम और नॉर्थ ईस्ट उससे बहुत कुछ ज़्यादा है। आप लोग आइए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और 15 साल पहले जो नॉर्थ ईस्ट का हाल था अभी बिल्कुल ही अलग है। उसके बारे में मैं पहले ही हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सुना कि पीएम सर कोई इतने बार नॉर्थ ईस्ट जा चुके हैं। अभी फ़िलहाल मुझे लगता है कि लास्ट 2 महीनों में उन्होंने 3 बार जा चुके हैं। वो उसी की वजह से वो जब भी कोई बात बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में बोलते हैं, वो कहीं बड़ा मंच पे बात करते हैं तो गले में गामूछा बोलते हैं हम लोग, वो गामूछा लेके बात करता है तो वो हम लोगों का इमोशन है। तो उसी की वजह से मुझे लगता है अभी नॉर्थ ईस्ट को लोग बहुत रेस्पेक्ट करते हैं और हर कोई आना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए एमी। यकीनन भारत की बेहद समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है जो आज वैश्विक मंच पर साफ तौर पर नज़र आ रही है। असम की मिट्टी की खुशबू, वहाँ के बुनकरों की मेहनत आज उस पहचान की और उस मेहनताने की हकदार है जिसका सपना वो वर्षों से देख रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है जो ये मेक इन इंडिया का विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, आज वो मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द ग्लोबल हम देखते रह रहे हैं, एंड वोकल फॉर लोकल का जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, कहीं ना कहीं वो आज जमीनी स्तर पर साकार होते हुए एक बड़ा बदलाव ला रहा है। यकीनन हमारी विलुप्त होती कलाओं को ज़रूरत है प्रोत्साहन की, संरक्षण की और हम सबकी भागीदारी की। इसी के साथ रंग तरंग का आज का ये अंक यहीं ख़त्म करते हैं। मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त पर। तब तक आपको छोड़े जाते हैं भारतीय शास्त्रीय कलाओं की इस बेहद खूबसूरत जुगलबंदी के साथ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।